हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। जैसा कि हम देख रहे हैं आरएनए के माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है आनुवांशिकी चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। अगर यहाँ से उसको स्टेटमेंट भी बनाना होगा बीपीएससी को, तो इससे बाहर कुछ बनाएगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है पॉइंट, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पत्नी से हुआ तो संतान में क्या होगा? तो लिखा हुआ है आधे पुत्र वर्णांध। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? तो 0% होती है। ठीक है, यानी कि एक वर्णांध पुरुष है और दूसरे जो वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ है, तो अगर क्योंकि उसका जो सामान्य पुत्री उसके फादर क्या है इस पुत्री के वर्णांध है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आधे वर्णांध पुत्र होंगे। लेकिन अगर एक पुरुष वर्णांध है और उस सामान्य महिला के संतान होता है, तो उससे पुत्र के वर्णांध की कितनी संभावना होगी? तो 0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक, यानी कि ये जो शिशु है इसका ही बच्चा है कि नहीं, ये पता करने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का करते हैं। ये तो सब लोग आजकल जानते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन है। जीन शब्द किसने बताया था? तो जीन जो शब्द है ये बताए थे WL जोहानसन। ठीक, इसको हम पोल में भी कर लेंगे ताकि चीज़ें हमारे ध्यान में रहे। जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? तो जेनेटिक्स में हम आनुवंशिकता का और उसके विचरण, कैसे आनुवंशिकता का विचरण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? यानी अगर कोई पुरुष वर्णांध है तो उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देता है, लाल कलर हरा दिखाई देगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है और वर्णांधता की लक्षण उसमें किस में उत्पन्न होंगे? तो पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ वाला फैक्टर कुछ और था, ये वाला फैक्टर कुछ और है। एक बार मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। बोल रहा है, अगर एक वर्णांध पुरुष है और एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? तो पुत्रियों के पुत्र में होंगे। ठीक है, पुत्रियों के पुत्र में। ठीक, अगर उसके पुत्र में बोल रहा है क्या, तो 0% की संभावना होगी। लेकिन ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। हीमोफीलिया किस प्रकार की व्याधि है? ठीक, यानी कि जो हीमोफीलिया है ये किस प्रकार की व्याधि यानी रोग है? तो आनुवांशिक है। ठीक है, आनुवंशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। जीन किसकी इकाई है? यानी हर चीज़ का एक यूनिट होता है, तो आनुवंशिक का यूनिट क्या होता है? जीन। जीन किसकी इकाई है? तो आनुवंशिकता की। अगर क्वेश्चन आ जाए आनुवंशिकता की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो जीन है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो हैं वो कहाँ होते हैं? तो जो हम लोग गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पढ़ते हैं सेल चैप्टर में, तो कोशिका के गुणसूत्र में ये पाए जाते हैं आनुवांशिक जो अर्थात यानी जो जीन होते हैं, आनुवांशिक के यूनिट जीन। अब है जीन क्या है, ये जीन होते क्या हैं? तो ये एक डीएनए का पार्ट होता है। ओके, डीएनए का एक भाग है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण यानी जो सिंथेसिस किए थे वो करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में कौन सबसे पहले सिंथेसिस किए थे? तो डॉक्टर हरविंद खुराना। ओके, अब ये है डीएनए की द्विसूत्री यानी जो डबल हेलिक्स होता है संरचना, इसका सबसे पहले पता किसने लगाया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक, अगर जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने किया? तो डॉक्टर हरविंद खुराना ने। ठीक, आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। आगे आ जाते हैं। आगे है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? ठीक, यानी लड़का का जन्म होगा। तो पुरुष का वाई यानी कि जो मेल है उसका क्रोमोसोम कौन सा होना चाहिए? वाई, और फीमेल का एक्स यानी YX होना चाहिए, तो बालक जन्म होगा। एक जीन एक एंजाइम यानी एक जीन एक एंजाइम जो थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? तो विडल एवं टैटम ने। यानी कि ये जो न्यूज है नोबेल प्राइज़ वाला,
इसके वजह से हमें इसका सारा बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर करना होगा। तो अगर एक जीन एक एंजाइम थ्योरी आ जाए किसने प्रतिपादित किया, तो विडल एवं टैटल ने। ओके, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23। और यहाँ पे आ जाए कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है, तो 100। हाँ, ये वाला एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46। 23 दूनी 46। अगर आपका बोल दे कि क्रोमोसोम में द्विगुणित मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23। और ऐसे पूछ दे सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, तो 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है, यानी मनुष्य में जो नर जो मेल है उसके क्रोमोसोम में सम्मिश्रण क्या होता है, तो XY। ओके, XY ध्यान में रखिएगा। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है, यानी कि जो बच्चा है वो किस लिंग का होगा, यानी वो मेल होगी, जो बेबी होगा वो एक लड़की होगी कि एक लड़का होगा, ये किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, तो पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। फिर भी हमारे सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, कैसी बहू आई और लड़की पैदा कर दी, जबकि इन्हें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि लिंग निर्धारण करने का उत्तरदायी तो पिता का है, तो इसमें महिलाओं की तो कोई गलती है नहीं। खैर, ये बात अलग है, आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी जो शुक्राणु होता है उसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी, यानी 22 जोड़ी। अगर ऐसे आ जाए जोड़ा ना दे के 44, तो ध्यान में रखिएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी जो मदर फादर हैं उनके क्वालिटी उनके बच्चों में भी जाएगा, तो किसके द्वारा, तो क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है। लाल हरी वर्णांधता होने के क्या कारण हैं, तो X गुणसूत्र की वंशागति, यानी जो आपका ये वर्णांधता प्रॉब्लम है कि लाल रंग हरा दिखाई देगा, और ये जो लाल हरी ये रीज़न है ये किस वजह से होता है, तो X जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी वंशागति के चलते होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें जो ब्लड क्लॉट होता है ना कि थक्का बना देगा, विटामिन के का काम क्या होता है कि रक्त को थक्का बनाएगा, तो हीमोफीलिया में रक्त थक्का नहीं बनता है। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक प्रॉब्लम है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा, तो पुरुष का Y, स्त्री का X। ये तो इधर भी हमने पढ़ा, ऊपर में भी। अब है गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो DNA और प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना है। RNA नहीं होता है, DNA और प्रोटीन होते हैं। सन 1959 में कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से DNA को संश्लेषित करने के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था, 1959 में कॉर्नबर्ग को मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स VVI। ठीक है। और ये जो था ना सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण, तो डॉक्टर अरविंद खुराना अपने इंडिया वाले, और ये ध्यान में रखिएगा कॉर्नबर्ग को मिला था आर्टिफिशियल DNA को संश्लेषित करने के लिए। और देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, तो वो लास्ट पॉइंट था। अब कुछ दूसरा चैप्टर आ गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो मैं और वीडियो को ऐसे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी ताकि चीज़ें आराम से याद हो जाएं, और एग्ज़ाम में बायो वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।